प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम कल गति के समीकरण पढ़ रहे थे, अर्थात गति के समीकरण का निगमन कर रहे थे, वो भी ग्राफीय विधि से, जिसमें हमने 2 निगमन कर लिए थे और जो बहुत ही सिंपल भाषा और सरल भाषा में थे। बहुत ही सिंपल, एक में क्षेत्रफल निकालना था और एक में ढाल अर्थात प्रवणता से आ रहा था। अब एक तीसरा रह गया था गति का समीकरण, तो चलिए उसका भी निगमन करते हैं। गति का तृतीय समीकरण, नाम क्या था उसका? गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण जिसका नाम था b² बराबर u² प्लस 2as। चलिए अब इसका निगमन करते हैं हम लोग, ठीक है। इस लेसन से यही आता है, इसी से सवाल लगने हैं, सब कुछ होना है इन्हीं 3 समीकरणों से। तो चलिए देखते हैं ग्राफीय विधि से इसका कैसे करते हैं। भाषा और चित्र बिल्कुल सेम। क्या मान लिया? माना दिए गए वेग समय ग्राफ में, ऐसे ही मानते थे ना, यहाँ पे t, इसको b और यहाँ पे एक ढाल मान लेते थे। यहाँ तक प्रारंभिक वेग u था और यहाँ पर वस्तु का वेग हो गया था हमारा b। यहाँ पर t बराबर 0 था, यहाँ पे समय हो गया था t, ठीक। इस ढाल का नाम मान लिया था AC और इसको मान लो अपन लोग v, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लगाएंगे इसका समीकरण। समलंब तो जानते हो ना, समलंब का क्षेत्रफल है। यदि जिसको समलंब ना बनता हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। माना दिए गए चित्र में या दिए गए वेग समय ग्राफ में, दिए गए वेग समय ग्राफ में जो AC है, AC किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। माना प्रारंभ में किसी वस्तु की चाल या वेग मान लो u है और t समय बाद वेग कितना हो जाता है? वेग b हो जाता है। देखिए बेटा, मेरी हर बार भाषा बदल जाती है, तो आप चाहो तो जो पिछले वाले की थी भाषा बिल्कुल 2 कॉपी वही भी लिख सकते हो कि माना कोई वस्तु है, वो a त्वरण से गतिमान है और इसका वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित किया गया है। प्रारंभ में वस्तु का वेग u है और t समय के बाद वेग b हो जाता है। और चाहो तो ये लिख लेना, चाहो तो वो पुरानी वाली बिल्कुल चित्र सहित बिल्कुल 2 कॉपी वही करना है। अब चलते हैं, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, उसमें भी निकाला था वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी s बराबर निकालना चाहूँ यदि मैं, तो देखिए ये क्या बन रहा है? समलंब चतुर्भुज। और समलंब का क्षेत्रफल हमने 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे समांतर भुजाएं क्या है बेटा? b है, u है, ऊंचाई क्या है? t है, या यहाँ से t ले लो या यहाँ से। ये इसको ऐसे मोड़ के देखो या इस दिशा से देखो इसको, तो ये तुम्हें समलंब की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब ABCD, यहाँ पे मान लो ACB, यहाँ पे E और D मान लो, ठीक है। तो ACED का क्षेत्रफल ऐसे नहीं लगाना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस आयत का
क्षेत्रफल, ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे। मैं तो समलंब से लगाता हूँ, समलंब दूरी है जो समलंब ACED का क्षेत्रफल। अब ये मत कहना कि सर क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं जब दूरी है, तो अभी मैंने भी एक समय ग्राफ में दूरी निकलवाने का एक फार्मूला भी सिद्ध करवाया था कि जो आकृति आती है वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल ही दूरी होती है। तो चलिए देखते हैं। एस बराबर समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं के योग। कौन कौन सी हैं समांतर भुजाएं, यू है और बी है। तो चलो u + b हो गया, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है t है, तो जी आ गई मेरे पास t। ठीक, अब यदि मैं बात करूं t की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं b बराबर u + at से, तो मेरी t की वैल्यू कितनी आएगी, b - u/a बराबर में t, यही आएगी ना t बराबर। तो चलिए यहाँ पे t का मान रख देता हूँ। t का मान रखने पर, तो t का मैं यदि मान रखूँगा तो s बराबर 1/2 bu + b और b - u और अपॉन में a। ठीक, तो ये कितना हो गया 2a। चलिए अब इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो देखेगा नहीं। तो कितना हो गया, एक बार जुड़ने वाला एक बार घटने वाला, तो आ गया मेरे पास s बराबर b² - u² अपॉन में 2a। ठीक है, एक लगा के कैंची गुणा, तो b² - u² बराबर 2as और u² उस साइड आएगा तो प्लस का, तो u² b² बराबर u² + 2as। तो इस प्रकार हमने गति का तृतीय समीकरण का निगमन कर लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड से किया है। यहाँ तक तो पुराना वाला है बिल्कुल 2 कॉपी, अर्थात द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण में हमने b का मान रखा था और तृतीय समीकरण में हमने t का मान रखा। अब पूछिए t का क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर t कहीं भी मौजूद नहीं था, इसलिए t को हटाना बहुत ज़रूरी था, तो हमने t का मान रख दिया। और द्वितीय समीकरण में b कहीं पे भी मौजूद नहीं था, तो हमने b का मान रख दिया था। देखिए, और इसको गणितीय मेथड से हमने जैसे ही सॉल्व किया तो हमारा गति का तृतीय समीकरण सिद्ध हो गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं इन्हीं समीकरणों को कलन विधि अर्थात समाकलन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर कलन विधि से देखते हैं। चलिए बेटा, अभी तक हमने देखा ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। अब देखते हैं कलन विधि से अर्थात समाकलन की विधि से गति के समीकरणों का निगमन देखते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से, समाकलन की विधि से, या कह सकते हैं कलन विधि से। तो हेडिंग डाल लीजिए, कलन विधि से गति के समीकरणों का, कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। ठीक है, अभी तक हमने देखा था ग्राफी विधि से, अब देखेंगे हम लोग कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन। तो चलिए पहले का निगमन करते। देखिए, भाषा सबकी सेम, चाहे कलन विधि वाला हो चाहे ग्राफी विधि वाला हो, और लेकिन एक दिक्कत है, कलन विधि में चित्र नहीं बनेगा और ग्राफी विधि में ग्राफ की हमें आवश्यकता पड़ती थी यहाँ पे। तो पहले हम सिद्ध करते हैं पहला वाला, b बराबर u + at। ठीक, इसका निगमन करते हैं। ठीक है, तो वही है, भाषा वही लिखेंगे। माना कोई वस्तु a त्वरण से, माना कोई वस्तु a त्वरण से गतिमान है। ठीक है, एक वस्तु है वो a त्वरण से गतिमान है। प्रारंभ में उसका वेग u है तथा t समय बाद वेग b हो जाता है। ठीक है, b हो जाता है तथा चली गई दूरी
एस है। देखो बेटा, एक मैं तुम्हें समाकलन बताता हूँ, उसको याद कर लीजिएगा, उसी सूत्र से सब लग जाएंगे। और वैसे तो यदि तुम्हें समाकलन बनने लगें तो ये तो बिल्कुल नामात्र हैं, जैसे 1 क्लास या केजी के क्लास के छोटा बड़ा होते हैं, वैसे ही फिर तुम्हें ये लगने लगेगा यदि तुम्हें समाकलन बनने लगे। तो चलिए यहाँ पे मैं एक समाकलन लिख देता हूँ, तो s⁻n dx, इसका समाकलन यदि करना हो तो s⁻n+2 मतलब n+1 एक जुड़ जाता है, और जो जुड़ता है वही नीचे आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना, इसका समाकलन ये होता है। अब s की जगह में यहाँ पे u b t u कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तब हमें पता है, तब कलन शास्त्र की परिभाषा कहती है, कलन शास्त्र से, अर्थात कलन शास्त्र की जो परिभाषा कहती है त्वरण की, वो कहती है dV/dt। क्लियर? कलन शास्त्र की परिभाषा ये कहती है कि वेग में परिवर्तन त्वरण के, या वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की जो दर है, जो वेग में परिवर्तन है जो उसकी दर है, डी लगा दिया जाता है, अर्थात डेल्टा की जगह। जे भी डेल्टा है समाकलन विधि में, इसको डेल्टा कहते हैं, और जो बीजगणितीय विधि है उसमें इसको डेल्टा कहते हैं। तो जे भी डेल्टा बना है, डेल्टा V/डेल्टा टी यही लिखा है। ठीक है, अब चलिए कैंची गुणा करते हैं, तो आ गया मेरे पास dV/ADT। हमें किससे करना है? समाकलन से। तो लिखेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन यदि मैं करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास समाकलन का चिन्ह आ जाएगा dV कितना? ADT। क्या आ जाएगा? ADT। ये समाकलन के चिन्ह मैंने लगा लिया। आप समाकलन से कर रहे हो। वेग कितने थे? 2। पहला प्रारंभिक वेग और दूसरा अंतिम वेग। ठीक है, ये कहलाती है निम्न सीमा समाकलन की, ये कहलाती है उच्च सीमा। और पहले शुरुआत में समय 0 था, अब समय कितना है? t। तो यहाँ पे मैंने उनकी लिमिट भी ले ली है, u से v वेग था और t0 से t समय था। तो चलिए यहाँ कुछ नहीं है, dv जब अचर पद होता है, अचर पद का समाकलन, जैसे dx लिखा हो तो उसका होता है x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? dv का v, और लिमिट कितनी लगी है? u to v बराबर a। तो एक नियत है, एक नियत त्वरण से गतिमान थी। dt का समाकलन क्या होगा? t, और 0 से t तक ये लिमिट थी। तो यहाँ पे रखेंगे, पहले जे वाली लिमिट रखी जाती, बाद में जे वाली, मतलब b - u, जे आ गई बराबर a, और यहाँ पे क्या रखेंगे? t - 0। तो इसको सॉल्व करिए जरा, b - u बराबर at, या फिर b बराबर u + at। ये मेरा कलन विधि से पहला समीकरण सॉल्व हुआ। दिक्कत तुम्हें यहाँ पड़ रही होगी कि सर समाकलन कैसे लगाया जाए। तो समाकलन के लिए बेटा अब मैं इससे ज़्यादा क्या लिख सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें पूरे के पूरे समाकलन बनने चाहिए थे। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, अब इनको कॉपी करके तुम लोग लगा सकते हो। जो फॉर्मूला लगा है वो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है, जिसका समाकलन जो होता है वो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। तो अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं दूसरा समीकरण करने के। चलिए बेटा, वैसे ही जैसे वो था 2 कॉपी, वैसे ही भाषा इसमें है, बस दूसरा समीकरण है और थोड़ा अंतर है, भाषा सबकी सेम रहती है। अब लगाते हैं हम लोग इसको, तो फिर लिखेंगे कलन शास्त्र की परिभाषा से। कलन शास्त्र की परिभाषा से, कलन शास्त्र की परिभाषा कहती है, अब वेग का निकालेंगे तो वेग बराबर क्या होता है बेटा? ds/dt, यही होता है ना, ds/dt। अब यहाँ से फिर कैंची गुणा करके अब ds का मान निकालेंगे हम लोग। अब ये वही है, ds मतलब वेग में विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन परिवर्तन की दर, वो त्वरण परिवर्तन की दर। तो ds बराबर क्या आ जाएगा? b/dt। देखिए यहाँ b तो हमें आवाना नहीं कहीं, तो b का मान रख देते हैं। एक काम करते हैं, b का मान रख देते हैं u + at। तो चलिए रखिए यहाँ पे और इसको सॉल्व कीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा ds बराबर u + at, और ये मेरे पास dt।
अब यदि मैं इसको गुणा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, मेरे पास आ जाएगा ds बराबर यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अब क्या लूँगा मैं, समाकलन लेने पर जैसे ही मैं समाकलन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ds बराबर, यहाँ पे समाकलन अलग अलग समाकलन ले सकते हैं बेटा, डी टी प्लस समाकलन ए टी डी टी। ठीक है, जो यहाँ पे होता है उसी का समाकलन होता है। ds का क्या हो जाएगा बेटा s, u अचर पद है, इसका क्या हो जाएगा dt का t। अभी मैंने बताया ना dx का क्या बताया x, ऐसे dt का क्या हो जाएगा t और u जो कहता हूँ इसी प्रकार। और इसका बताया था यहाँ t की पावर 1 है तो मैंने बताया था 1 जोड़ देते हैं, तो t की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और उतने ही बटे लगा देते हैं अर्थात 2। तो ये आ गया मेरे पास गति का दूसरा समीकरण, क्या 1/2 a t स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये था s की पावर n का जो समाकलन था जो मैंने किया था s की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखिए n की जगह कितनी पावर है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन, मतलब 1 प्लस 1 2 हो गया अपॉन 2 n प्लस 1 2 आ गया। तो इसी हिसाब से मैंने इसका समाकलन कर दिया और मेरा गति का द्वितीय समीकरण भी सत्यापित हो गया। अब मैं गति का तृतीय समीकरण भी इसी कलन विधि से सिद्ध करूंगा, तो चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए अब एक और लास्ट में देख लेते हैं गति के समीकरण के तीसरे का निगमन कलन विधि से। ठीक है, तो भाषा वही, सब कुछ वही है, ओनली बदलेगा तो मेथड। ठीक है, ये तो बिल्कुल सब में सेम रहती है। तो लगाते हैं कलन शास्त्र की फिर परिभाषा और फिर लगाते थे एक बार त्वरण बराबर डी वी अपॉन डी टी। और डी वी अपॉन डी टी से तो काम नहीं कर चलने वाला, क्योंकि हमें टी को हर हाल में हटाना ही हटाना है। तो चलिए क्या करते हैं, डी एस का हम लोग गुणा कर देते हैं ऐसे करके, और डी एस का हम लोग भाग कर देते हैं कुछ इस तरीके से, डी एस अपॉन डी टी। ठीक, तो ये डी वी अपॉन डी एस बन गया और ये डी एस अपॉन डी टी। तो ये जो डी एस अपॉन डी टी बना, ये क्या होता है बेटा, वेग होता है ना v। तो चलिए इसकी जगह पे क्या रख देते हैं हम लोग v, अर्थात यहाँ पे डी एस अपॉन डी टी की जगह हमने रख दिया v। और ये आया कहाँ से डी एस अपॉन डी टी, पहले तो नहीं था। कलन शास्त्र की परिभाषा त्वरण की इस तरीके की होती है, क्योंकि अभी हमने प्रथम समीकरण इसी से लगाया था, क्रॉस मल्टी किया था, समाकलन ले लिया था। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे ये टी को पूर्णतः हटाना था, तो पूर्णतः इसी मेथड से हट सकता है और किसी भी मेथड से नहीं हटेगा। जब डी एस अपॉन डी टी अर्थात इसको वेग बना दिया जाए, तो मेरे पास ए बराबर आ जाएगा बी डी वी अपॉन डी एस। तो मैंने यहाँ 1 लगाया और कर दिया कैंची गुणा, तो यहाँ मेरे पास आ गया बी डी वी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी एस। ठीक है, तो क्या लूँगा अब मैं, समाकलन। तो ले लिया मैंने समाकलन लेने पर, तो जैसे ही मैंने समाकलन लिया तो मेरे पास आ गया वी डी वी बराबर ए डी एस। अभी मैंने बताया जिसके 2 पार्ट होते हैं उसकी लिमिट ले लेते हैं। तो क्या है, छोटे से बड़ी की ओर लिमिट, मतलब वेग बढ़ा, और यहाँ के 2 पार्ट नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि ये इसका एक ही पार्ट है। अब b का फिर करो जैसे अभी t का किया था, क्या होगा, b स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कितनी है मेरे पास, u टू v बराबर ए जे जो कहते हैं, और ds का क्या हो जाएगा s। क्लियर। तो चलिए इसको और लगाते हैं, या इसकी लिमिट लेनी हो तो तुम ऐसे भी लिमिट लेके ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, एस यहाँ पे एस लिमिट लेके यहाँ 0 to s करके। ठीक है, नहीं लगानी है तो भी सही है। रखते हैं पहले v, क्या बनेगा हमारे पास, v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 रखा, v की जगह पहले v रखा, फिर v की जगह हमने u रखा, और बराबर में हमारे पास आ जाएगा a और s माइनस 0। पहले s की जगह s रखा, फिर s की जगह 0 रखा। तो चलिए इसको यदि मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास आएगा 2 बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में ए एस। अब मैं यदि 1 लगा के कैंची गुणा कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में
2as, तो u स्क्वायर उस साइड जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का। तो ये मेरा तीसरा समीकरण भी कलन विधि से सिद्ध हो गया। तो आज हमने सीखा, एक तो ग्राफी विधि से सीखा जो कल नहीं सीख पाया था, और बाकी के तीनों समाकलन विधि से सीखे हैं, अर्थात कलन विधि से। तो इनको अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में, हर एक पेपर में एक न एक ये जरूर मिलेगा। तो मैं रखा हुआ कि गति के समीकरण का निगमन कीजिए या तो कलन विधि से या तो ग्राफी विधि से। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।